नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, परिस्थितियां ऐसी हो चली हैं कि अब ना स्कूल खुल पा रहा है, ना क्लासेस हो रही हैं और ना हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन कोविड-19 की महामारी के इस दौर में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। फिर भी बच्चों, टीचिंग और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, सीखना और सिखाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकते। इसीलिए हम टीचर्स अलग अलग तरीकों से, कभी वीडियो बनाकर, कभी कुछ दूसरे तरीके के आपको पीपीटी या स्लाइड्स दिखाकर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आप तक पहुँचें और सीखने और सिखाने का ये काम चलता रहे। तो चलिए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी पाठ, ग्रामर, निबंध, व्याकरण कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी वर्णमाला का एक बार पुनरावर्तन कर लूँ। आप सभी अपनी वर्णमाला को एक बार रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए, ताकि अगर उच्चारण में कोई गलती है या किसी वर्ण में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपकी वो समस्या दूर हो सके। तो आइए हम सब देखते हैं वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लेटर होता है, वैसे हिंदी में वर्ण होते हैं। वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं। आप सब जानते हैं, एक तो स्वर और एक तो व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। आप सब जानते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये स्वर हैं। इस तरह से अगर आप इन सारे स्वरों को गिन लें तो हिंदी में आपको 11 स्वर मिलते हैं। हिंदी में जो पूरे स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। अब आप मुझे कहेंगे कि टीचर, अंग और अह भी तो स्वर होते हैं, अ भी तो स्वर होता है। नहीं बच्चों, अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। अंग और अह ना तो स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको अंग से बनने वाले अनुस्वार शब्द सिखाए थे और आपको मैंने अ से बनने वाले अनुनासिक शब्द सिखाए थे और अह से बनने वाले विसर्ग शब्द सिखाए थे। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन होगा या आप भूल रहे होंगे तो हम बाद में अ और अह के शब्दों का अनुस्वार और अनुनासिक के शब्दों का एक बार फिर से हम रिवीजन आपके साथ कर लेंगे। तो इस तरह से हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अंग, अ और अह अयोगवाह की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं व्यंजनों पर। आप सब जानते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के व्यंजन हैं। इन सभी व्यंजनों को हम क वर्ग में बांट देते हैं। ये सारे व्यंजन क वर्ग कहे जाते हैं। और आप जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते हुए आपको गले से इनकी आवाज निकालनी होती है। क, ख, ग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में और आप जानते हैं। इसके बाद के हमारे जो व्यंजन शुरू होते हैं वो हैं च, छ, ज, झ, ई। इन व्यंजनों को हम च वर्ग के व्यंजन कहते हैं। ये हमारे च वर्ग के व्यंजन हैं। इसके बाद इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट वर्ग के व्यंजन हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के व्यंजन हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के व्यंजन हैं, जिन्हें हम ओठों की मदद से कहते हैं, उच्चारण करते हैं। ये औष्ठव्य व्यंजन होते हैं। इसके बाद य, र, ल, व, ये य, र, ल, व जो व्यंजन हैं ये आपके लिए नए हैं। ये इस बार आपके पोर्शन में हैं। इन्हें हम अंतस्थ्य व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ्य व्यंजन। अब हम इन्हें अंतस्थ्य व्यंजन क्यों कहते हैं?
अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जब हम जिन कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज अपने अंदर से निकालते हैं और अपने गले का इस्तेमाल करते हैं, हमारी वोकल कॉर्ड में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं होते। तो ये व्यंजन बोलते समय हमारी वोकल कॉर्ड बिल्कुल स्टेबल रहती है और हम बिल्कुल अपने गले से, अपने भीतर से इन व्यंजनों को बोलते हैं य, र, ल, व। तो इस तरह से ये जो 4 व्यंजन हैं, ये 4 व्यंजन हमारे अंत्यस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो श, इस श को बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को अपने ऊपर के तालू तक ले जाना पड़ता है, श। इसके बाद श को बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, इसीलिए इसको हम मूर्धन्य श कहते हैं, श। इसके बाद स, इस स को का उच्चारण करने के लिए हमें जीभ को अपने दांतों तक लाना पड़ता है, स। और उसके बाद ह। अब ये जो 4 व्यंजन हैं, इन चारों व्यंजनों को बोलते हुए हमारी आवाज में फ्रिक्शन होता है। हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो थोड़ी सी हिलती है और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम इन व्यंजनों को प्रोनाउंस करते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ऊष्म व्यंजन। इस तरह से आपको याद रखना होगा कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है और इसके साथ ही श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से हम व्यंजनों को बांटते हैं। हिंदी में पूरे के पूरे 33 व्यंजन होते हैं। जो पूरे व्यंजनों की संख्या है हिंदी में, वो पूरे व्यंजनों की संख्या आपको मिलती है 33 व्यंजन। 33 व्यंजन हिंदी में होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को व्यंजन में क्यों नहीं जोड़ा? ये व्यंजन नहीं होते हैं। हिंदी में क से लेकर के ह तक ही व्यंजन होते हैं। इसके बाद के ये जो व्यंजन हैं क, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये व्यंजन जो होते हैं, ये व्यंजन हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन 2 अलग अलग शब्दों के, 2 अलग अलग व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते हैं। ये मैंने आपको 5वीं कक्षाओं में भी सिखाया है। जैसे क्ष जो है वो आधा क और श के मिलने से बनता है, क्ष, इसीलिए हम इसे क्ष कहते हैं। त्र जो है वो आधा त्र और र के मिलने से बनता है, इसीलिए हम इसे त्र कहते हैं। और ज्ञ जो होता है, इसमें आप सब हमेशा गलतियां करते हैं, आज भी आप इसमें गलतियां करते हैं। ज और इया के मिलने से ज्ञ बनता है। ज और इया व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तब ज्ञ बनता है, इसे हम ज्ञ कहते हैं। आप इसे मराठी के प्रोनाउंसिएशन में न्य प्रोनाउंस करते हैं हमेशा, लेकिन नहीं बच्चों, ये हिंदी में ज्ञ है और ये ज और इया के मिलने से बनता है। इसके साथ साथ श्र, श्र जो है वो श और र के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे हम श्र कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्रकारों के हो सकते हैं। जैसे अगर हम आधा न और पूरा न को एक साथ लिख दें तो ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। आधा त और पूरा त को एक साथ लिख दें, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो जैसे पन्ना, पत्ता, टिक्की, चिक्की, यहाँ पर क्या है कि सेम व्यंजन जो है वो रिपीट हुए हैं। एक बार वही व्यंजन आधा आया है, एक बार वही व्यंजन पूरा आया है। तो इस तरह से जब सेम व्यंजन रिपीट होते हैं तब सेम व्यंजनों के रिपीट होने से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसके बहुत सारे शब्द आपको पता है, टिक्की, चिक्की, अक्का, टक्का, भद्दा, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो समान संयुक्त व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, सेम संयुक्त व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इसके अलावा कई बार 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं। एक व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है और इससे
नए शब्द बनते हैं, जैसे क आधा और ख पूरा। और इससे जो शब्द बन रहा है मक्खी, लक्खी। इसी तरह त आधा और स पूरा, ज्योत्सना, भर्त्सना। इस तरह से कई बार दो अलग अलग व्यंजनों के भी आपस में मिलने से शब्द, संयुक्त व्यंजन के शब्द बनते हैं। अलग अलग व्यंजनों के भी बहुत सारे अलग अलग शब्द आप जानते हैं, जैसे प अलग है और य अलग है। इनके मिलने से प्यार, प्यास, प्यारा, इस तरह के शब्द बनते हैं। च अलग है और छ अलग है, लेकिन इनके मिलने से अच्छा, कच्छा, इस तरह का शब्द बनता है। इसी तरह स और क मिल गए तो एक शब्द बनता है स्कूटर। क और य मिल गए तो एक शब्द बनता है क्यारी। इस तरह के अलग अलग व्यंजन मिलने से भी हमें बहुत सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द मिलते हैं, और समान व्यंजनों के मिलने से भी हमें संयुक्त व्यंजन वाले शब्द मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें व्यंजनों को पूरी तरह से समझकर अपनी भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहिए। तो अब मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आपके लिए मैं जो होमवर्क देना चाहती हूँ या जो असाइनमेंट देना चाहती हूँ वो ये है कि अंग जो हमारा अयोगवा है या जो अंग है, अंग से जो अनुस्वार वाले शब्द बनते हैं, जैसे चंदन, नंदन, बंदन, इस तरह के अंग से कम 5 आपको अनुस्वार वाले शब्द बनाने हैं। अ जो है, अ से हमारे अनुनासिक वाले शब्द बनते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी नासिका से उच्चारित करते हैं, अपनी नासिका से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जैसे माँ, गांव, नाम, इस तरह के जो शब्द हैं, अ वाले शब्द या अनुनासिक वाले शब्द आपको बनाने हैं। उसी तरह अह वाले शब्द, विसर्ग वाले भी शब्द आपको बनाने हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः, इस तरह के 5 शब्द आपको बनाने हैं। तो अयोगवाह में आपको अंग से 5 शब्द बनाने हैं, अ से 5 शब्द बनाने हैं और अह से 5 शब्द बनाने हैं। इसके बाद आप ध्यान देना अपने संयुक्त अक्षरों पर। आप कम से कम क्ष के 3 शब्द बनाना, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, इस तरह से। त्र के भी आप कम से कम 3 शब्द बनाना, जैसे त्रिशूल, इस तरह के शब्द। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ, इस तरह के 3 शब्द आप बनाना। और श्र से श्रवण, श्रावण, इस तरह के शब्द बनते हैं, तो श्र से भी आप 3 शब्द बनाना। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको जो समान संयुक्ताक्षर वाले शब्द सिखाए और भिन्न संयुक्ताक्षर वाले शब्द सिखाए। समान संयुक्ताक्षर मतलब जिसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर एक जैसा हो, पन्ना, पत्ता, इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो समान संयुक्ताक्षर वाले भी आप 3 शब्द बनाएं और भिन्न संयुक्ताक्षर वाले भी आप 3 शब्द बनाएं, जैसे मक्खी, स्वच्छ, प्यास, इस तरह के शब्द मैंने आपको बताए। तो इस तरह से आप अपना ये गृह कार्य पूरा करें और एक बार फिर से वर्णमाला को और अच्छी तरह सीखकर आप हिंदी पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। इसके साथ मैं अपनी ये क्लास, अपनी ये कक्षा समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।